जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 बात करने वाले हैं। ठीक है, बात किसका हो रहा है? टीएमबी यूनिवर्सिटी का। एक सेकेंड हाँ। टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पेपर 6 हम लोग कर रहे हैं, जो कि है मॉडर्न इंडिया। कहाँ से कहाँ तक? 1750 से हम लोग ले सकते हैं 1947 तक। तो यहाँ से यहाँ तक जिसका भी ये वाला टॉपिक है वो लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहने वाला है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट। हालांकि ये वाला टॉपिक पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार नहीं मतलब एक बार पूरा का पूरा वीडियो लाए हुए थे। परमानेंट सेटलमेंट, उसका बाद माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इजारेदारी व्यवस्था, ये चारों के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा पहले ही इस चैनल पे। तो जो भी नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें सब भू राजस्व का जितना कर व्यवस्था था उसमें सब के बारे में डील किए हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग महानवाड़ी, रैयतवाड़ी, इजारेदारी व्यवस्था, ये सब के बारे में नहीं बात कर रहे। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोग का ऑनर्स का एग्जाम है। ऑनर्स में एक परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर ही आप लोग को पूरा का पूरा लिखना है। कितना पेज सुटेबल रहेगा? तो 7-8 पेज, आप लोग 7-8 पेज का ये नोट्स है, 7-8 पेज काफी रहेगा इसके लिए। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत यदि आप लोग को होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में बता सकते हैं। और फीडबैक, इस वीडियो का फीडबैक, फीडबैक का मतलब ये कि मतलब वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, लाइक या डिसलाइक करके हम लोग आप लोग हमको बता सकते हैं कि कैसा वीडियो रहा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट तक आप लोग को बने हुए रहना है। 40 मिनट तक हम ट्राई करते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त आप लोग को पूरा का पूरा अच्छा तरीका से खत्म कर दिया जाए। बस एक वीडियो और परमानेंट सेटलमेंट खत्म। ठीक है, बात आया समझ में? ये पूरा का पूरा 7 पेज का ये पूरा नोट्स है। आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ इसका। उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस सुनना है ध्यान से। ईयरफोन आप लोग उम्मीद करते हैं ईयरफोन लगा ही चुके होंगे अभी तक। तो ईयरफोन लगा लिए हैं, कॉपी अपना निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस सबको बस नोट करते चलिए अभी। अब बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 40 मिनट का डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व का एक व्यवस्था था। ठीक है, भू राजस्व का एक व्यवस्था था, अस्थायी बंदोबस्त भी था, फिर रैयतवाड़ी भी था, महलवाड़ी भी था। तो ब्रिटिशर्स को जब जब जरूरत पड़ता था, राजस्व का जरूरत पड़ता था, तो वो भूमि में सुधार करता था और फिर उसको राजस्व एकत्र करता था। ठीक है, तो ये वाला हो गया आप लोग का जाके भूमिका। हर क्वेश्चन का आंसर में भूमिका में आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। तो भूमिका कर को सुधार करने के लिए ब्रिटिश द्वारा समय समय पर भू राजस्व की नई व्यवस्था लाई गई। भू राजस्व ब्रिटिश के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि अब उनको कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा भारत से ही प्राप्त होने लगा। इसको पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स लोग को जब जब भूमि में से कर लेने का आवश्यकता पड़ता था, जब जब उसको पैसा का जरूरत पड़ता था, तो वो भूमि कर देखता था, भू राजस्व कर की ओर ध्यान देता था। क्योंकि उस टाइम पे जो कच्चा माल, भूमि कर से पहले यहाँ भारत से कच्चा माल कैसे खरीदता था? कच्चा माल खरीदने के लिए वो अमेरिका, पिछला वीडियो में बताए थे हम कि अमेरिका सबसे वो सोना चांदी सब लेके आता था, कीमती कीमती पत्थर सब लेके आता था, और यहाँ पे आके भारत के बाजार में आके भारत को देता था, और बदले में वो कच्चा माल यहाँ से लेके जाता था। तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम ब्रिटिश लोग को खराब लग रहा था, ये वाला सिस्टम उन लोग को नहीं ठीक लग रहा था। क्यों नहीं ठीक लग रहा था? क्योंकि उसके बदले एक अमेरिका से उन लोग को लाना पड़ता था। तो सोचा क्या कि ये वाला सिस्टम जो है कि हमको लोग को बहुत दूर से मोती वोती लाना पड़ता है, उसके बदले क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था भारत में लॉन्च कर दिया जाए, जिसके कारण कि हम यहीं से भू राजस्व इकट्ठा करेंगे। भू राजस्व का मतलब ये है कि कृषि वृषि कोई भी करेगा ना, तो उसके ऊपर कर, उसको टैक्स देना होगा। तो वो वाला व्यवस्था भारत में लागू कर देते हैं, और वहीं से पैसा लेके और हम लोग यहाँ भारत का कच्चा माल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए ये लोग जो है भू राजस्व व्यवस्था समय समय पर लाते रहा, समय समय पर कोई ना कोई व्यवस्था भू राजस्व का वो लाते रहा था। और ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला हम लोग कार्नवालिस का पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कार्नवालिस का। कार्नवालिस ही लेके आया था ये परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये भूमिका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
भू राजस्व ब्रिटिश के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि अब उनको कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा भारत से प्राप्त होने लगा था। तथा दूसरा लाभ यह हुआ कि अब सेना का वेतन देने में आसानी हो गया। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो ये सबको जानने के लिए आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इस बाकी सब के बारे में भी डिटेल से आप लोग जान सकते हैं। अभी ये सब के बारे में नहीं जानेंगे, रैयतवाड़ी महलवाड़ी के बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग का फोकस अस्थायी बंदोबस्त के ऊपर रहने वाला है। कार्नवालिस ने सुधार पर विशेष ध्यान दिया, उसने भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब देखिए कार्नवालिस, आपको पता होगा कि कार्नवालिस जब आया था, पहले ही बताए हुए थे, मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहे थे, तो कार्नवालिस को सुधार के लिए जाना जाता है। कार्नवालिस को प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, भू राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है कार्नवालिस को। तो कार्नवालिस ने सबसे पहले जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, लेकिन हालांकि इसका इसका उपज वो नहीं था, जॉन सोर का वो उपज था, आगे बताएंगे। तो उसका जो है उसी जॉन सोर को बोला था क्या कि तुम जो है भारत में कृषि को नाप जोक तुम देखो, जिस प्रकार अकबर के टाइम में आपको याद होगा कि टोडरमल को काम दिया था अकबर, याद है? जब अकबर का राजा तो सिद्धांत पढ़े थे तो बोले थे ना कि अकबर काम दे दिया था टोडरमल को कि तुम ऐसा करो टोडरमल जी, कि तुम ही सब कुछ देख रेख करो, अब बाद में हमको बता देना कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो टोडरमल क्या करता है? टोडरमल जमीन को नपवाता है, 4 भाग में जमीन बांटता है, फिर कर का भी व्यवस्था करता है। तो ये सब टोडरमल कर रहा था, और यहाँ कौन करेगा? यहाँ पे करेगा जॉन सोर करेगा, और वो अध्यक्षता कौन करेगा? कार्नवालिस अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भूमिका में यही है, भूमिका समझ में आ गया सबको? भूमिका में क्या लिखना है? भूमिका में यही लिखना है कि अंग्रेज को जरूरत जब जब पड़ा, राजस्व व्यवस्था का जब जब जरूरत पड़ा, वो तब तब जो है भूमि में सुधार किया, जिसमें कि एक सुधार है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें से एक है। ठीक है, उसका देखिए अस्थायी बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि परमानेंट सेटलमेंट को लागू करना पड़ गया? क्या इसके पहले और भी कोई कर व्यवस्था था इंडिया में? इससे पहले भी परमानेंट सेटलमेंट से पहले भी क्या कोई कर व्यवस्था था? तो हाँ बिल्कुल था। जब हेस्टिंग था तो उसके समय पे जो है वो होता था, क्या बोलता है उसको, ठेका पे जमीन दिया जाता था। जब लॉर्ड कार्नवालिस था, अति सॉरी, जब वारन हेस्टिंग था, तो वारन हेस्टिंग के टाइम पे ठेका पे दिया जाता था भूमि को, कि जो भी ठेका में जो ज्यादा बोली लगाया वो उसका भूमि हो गया। तो ये वाला सिस्टम चल रहा था कार्नवालिस के टाइम पीरियड में। लेकिन जब इससे इसका जब दुष्परिणाम सबको सामने निकला, सबके सामने जब दुष्परिणाम आया कि ठेका में लेने से क्या होता है नहीं होता है, आप एक काम कीजिएगा, आप इजारेदारी व्यवस्था को थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था क्या है नहीं है, तब आपको ये वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। इजारेदारी व्यवस्था हालांकि बता दिए हम, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग ने कंपनी की आय में वृद्धि करने के लिए विचार से भूमि को 5 वर्ष के लिए और बाद में केवल 1 वर्ष के लिए ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया। वारेन हेस्टिंग क्या किया था कि स्टार्टिंग में 5 वर्ष के लिए ठेका में देना स्टार्ट किया, लेकिन आगे चल के वो 1 साल के लिए ठेका में देना स्टार्ट कर दिया। ठेका का मतलब वही है कि बोली नहीं लगाता है कि 200 रुपया एक, 200 रुपया दो, 200 रुपया 3, टन टन टन, और 200 रुपया बिक गया। तो यही वाला सिस्टम था तभी। तो इससे असंतोष, ये प्रणाली में असंतोष और दोषपूर्ण देखा गया। इसमें इसमें क्या दोष था? इसमें बहुत सारा दोष था। जैसे कि इसमें दोष क्या क्या था? पहला दोष तो ये था कि जमींदार जितना बोली लगाता था उतना राशि वो नहीं प्राप्त कर सकता था, मतलब नहीं प्राप्त कर पाता था। इस कारण सरकार को बहुत सा धन बिना वसूल किए ही रहना पड़ता था। मतलब कि ठेकेदारी व्यवस्था में ये होता था कि मान लीजिए एक जमींदार जो है ठेका में खरीद लिया, 100 रुपया में खरीद लिया ठेका देकर, ठीक है, लेकिन जब वो वसूली करने गया तो उसको 80 रुपया वसूल हुआ। 80 रुपया वसूल हुआ, 20 रुपया तो सरकार को घाटा लग गया। तो ये वाला सिस्टम देखा गया, तो इसीलिए ये सिस्टम को अपनाया नहीं गया। ये एगो दोष हो गया इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, जमींदारों को यह भी विश्वास नहीं होता था, देखिए ये वाला को, जमींदारों को यह भी विश्वास नहीं होता था कि अगले वर्ष उसको भूमि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके कारण कि वो अच्छा से भूमि का देखभाल नहीं करता था। अब इसको ऐसा समझना है कि मान लीजिए आपको कोई बाइक देता है, आपका कोई फ्रेंड है, आपको कोई बाइक देता है, ठीक है, तो बाइक देता है, आपको पता है कि 1 साल बाद वो बाइक फिर से ले लेगा, लेकिन वो जो बाइक है आप वो उसको अपने हिसाब से उसको यूज नहीं कीजिएगा। उसको लगेगा कि अरे 1 साल बाद बाइक से अच्छा ऑप्शन, मतलब कि आपको लगेगा कि 1 साल बाद तो ये बाइक ले लेगा, इसको अपने जैसा हम नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत सारा का मन में ये वाला चीज हो सकता है। तो उसी तरह जमींदार लोग आपको पता होगा कि
जमींदार को 1 साल के लिए ठेका में दिया जाता था। तो जब जमींदार को पता ही है कि 1 साल बाद हमसे ये जमीन छीना ही जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा ही नहीं है, तो फिर वो जमींदार उस मिट्टी को, उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था कि जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी देखा जाएगा। तो जमींदार उसमें ज्यादा फोकस नहीं करता था, ठीक है। तो यही कारण रहता है कि ये वाला व्यवस्था आगे चल के गड़बड़ सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर है कि 1 वर्ष के ठेके में अपनी धनराशि को पूरा करने के लिए जमींदार कृषकों पर बहुत अत्याचार करता था। अब देखिए मॉडर्न इंडिया में कुछ भी हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा भोगा है बेचारा कृषक वर्ग। कृषक वर्ग हमेशा से भोगते ही आया पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया में। तो ये समझ में आ गया कि उत्तरदायी क्यों हुआ। उत्तरदायी क्यों हुआ का मतलब ये है कि वो जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट के लाने का क्या आवश्यकता पड़ गया। समझ में आ गया कि क्यों आवश्यकता पड़ गया। क्योंकि इसके पहले जो वॉरेन हेस्टिंग जो काम कर रहा था, वॉरेन हेस्टिंग ने जो ठेका वाला जो भूमि कर जो स्टार्ट किया था, ठेकेदार जिसको इजारेदारी, इजारेदारी आप पढ़िएगा, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था किसको कहा जाता है। तो वो वाला जो स्टार्ट किया था उसमें दुष्परिणाम देखने को मिला, ये सब चीज अभी बताया ना, 2-3 को दुष्परिणाम। जमींदार को मतलब ही नहीं रहा कि भूमि उपजाऊ रहे या ना रहे, उसको कोई लेना देना नहीं रहा। उसके बाद वो कृषक के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा। तो ये सब चीज देख के कार्नवालिस सोचा कि नहीं, इस तरह काम नहीं बनेगा। कार्नवालिस ने सोचा, बेसिकली वहां का सरकार सोचा, मतलब कंपनी सोचा। वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बैठा हुआ है वहां पे, कंपनी का शेयर धारक आप समझ सकते हैं। तो कंपनी का शेयर धारक जो वहां पे बैठा हुआ है, तो वो लोग देखा कि ये वाला व्यवस्था जो है, जो कि वारन हेस्टिंग जो लेके आया, ये वाला व्यवस्था अच्छा नहीं है। इसीलिए उसने कार्नवालिस को भेजा, कार्नवालिस को भेजा, कार्नवालिस को ये बोल के भेजा कि ऐसा करना कार्नवालिस, कि तुम जाके हिंदुस्तान में तुम जाके भूमि व्यवस्था को अच्छा करो और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी अच्छा करो, तुम जाओ। तो लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है यहाँ पे। उसके बाद कार्नवालिस अपना काम स्टार्ट करता है। तो कार्नवालिस क्या क्या काम करता है उसके ऊपर ये फोकस नहीं रहने वाला। प्रशासनिक में, सिविल सेवा में, उधर में क्या 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 सुधार करता है, उस पर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बात हम लोग सिर्फ करने वाले हैं किस पे, परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि क्यों जो है अस्थायी बंदोबस्त को लाने की आवश्यकता पड़ गया। बात आ गया समझ में। तो भूमिका आप लोग समझ चुके हैं मेरे अंदाज से, और आप लोग समझ गए कि क्यों जरूरत पड़ गया, क्यों जरूरत पड़ गया परमानेंट सेटलमेंट का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बंगाल का स्थायी भूमि प्रबंधन, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक। अब इसमें देखिए क्या है। इंग्लैंड के सरकार को कार्नवालिस को भारत आने के पूर्व ही भूमि के ठेके पर देने का दोष का पता चला। वही जो अभी हम बोले कि वहां का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल सब जो है, उन लोगों को पता चला कि ये वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। इसीलिए 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के संचालकों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे भारत में न्याय व्यवस्था तथा संविधान के अनुसार उचित भूमि व्यवस्था लागू करें। कार्नवालिस ने भूमि कर के जांच पड़ताल करने का कार्य सर जॉन सोर को दिया। उसने 3 वर्ष तक अध्ययन किया और उसके हिसाब से उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो कि स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। अब देखिए ये वाला सिस्टम क्या है, हम आपको बताते हैं। हालांकि इसको अभी जस्ट अभी बताए ही है, लेकिन फिर भी देखिए क्या था कि ये वाला भूमि प्रबंधन में क्या लिखना है, किसमें क्या लिखना है, वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। भूमि प्रबंधन में क्या लिखना है। ठेका वाला जो है, ठेका वाला जो काम नहीं कर रहा था, ये बात तो सरकार को पता चल गया। तो उसने कार्नवालिस को भेजा, कार्नवालिस को भेजा। 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आया हुआ था, पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में डिटेल से आप लोग जो है ना पढ़ लीजिएगा। अभी उसके बारे में डिटेल से नहीं बताएंगे। बस ये जानना है कि 1784 में एक प्रावधान ये किया गया कि जो कार्नवालिस है उसको ये बोल के भेजा गया कि तुम जो है वहां पे जाके न्याय व्यवस्था को ठीक करना और फिर उस संविधान के अनुसार उचित भूमि व्यवस्था को ठीक करना। मतलब कि न्याय व्यवस्था और भूमि व्यवस्था पर विशेष जोर देना। इसीलिए कार्नवालिस जब आता है तो किस पे ज्यादा जोर देता है, यही दोनों के ऊपर ज्यादा दो जोर देता है, ठीक है। और इसके लिए उसने किसको चूज किया था, इसके लिए उसने जॉन सोर को चूज किया था। जॉन सोर ने 3 साल तक भूमि को नाप जोक किया। 3 साल तक देखा कि भूमि का कैसे, कहाँ पे ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ कम उपजाऊ है, कहाँ क्या सीने नहीं है। तो 3 साल तक वो देखा। उसके बाद उसने 10 साल के लिए, 3 साल देखा। उसके स्टार्टिंग में परमानेंट सेटलमेंट जो है ना, स्टार्टिंग में वो 10 साल के लिए किया गया। स्टार्टिंग में वो 10 साल के लिए किया गया कि देखते हैं कि 10 साल अपना के देखते हैं कि कैसा सीन रहता है।
और उसके बाद आगे चल के उसको फिर परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? उसका देखिए विशेषता, ये वाला पढ़ लीजिएगा, एक दो लाइन बीच बीच में वही जो जो बोलते हैं वही सब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब देखिए विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला आप थोड़ा ना बड़ा सा हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता, जो कि यही हम लोग का मेन आंसर है। यही हम लोग का मेन आंसर है। आंसर तो बस इतना छोटा सा ही है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारा कुछ डिटेल से हम लोग बात किए हुए हैं। आंसर बस इतना सही है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ग्रेजुएशन का ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है, तो इतना छोटा सा हमें तो नंबर मिलेगा नहीं। ये एक पेज यदि लिखिएगा तो कितना नंबर देगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर दे दिया तो दे दिया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नंबर ज्यादा लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए विशेषता, विशेषता में यह है कि सबसे पहला विशेषता ये है कि जमींदार को अब जो है भूमि का मालिक बना दिया गया। सबसे पहला विशेषता ये है कि जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया। भू कर तो एकत्र करते ही थे, साथ में उसको भूमि का स्वामी भी बना दिया गया। तो फर्स्ट नंबर विशेषता ये है। दूसरा नंबर ये कि इसको 1793 में लागू किया गया। 1793 में ये 10 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया, दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर जो है कि इसको जॉन सोर, इसका दो सहयोगी था, कार्नवालिस का दो सहयोगी था जिसका नाम था जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया, और यदि उसमें कार्नवालिस ऑप्शन में नहीं रहा, यदि उसमें ऑप्शन में जॉन सोर रहा, तो उसका आंसर होगा जॉन सोर। समझ में आ गया? यदि जॉन सोर यदि ऑप्शन में है, अति सॉरी, यदि जॉन सोर ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ कार्नवालिस यदि ऑप्शन में, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। बात आ गया समझ में? आप सब्जेक्टिव को बहुत अच्छा से पढ़िए ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये वाला तीसरा नंबर पॉइंट तक समझ में आ गया। पहला नंबर पॉइंट ये था कि जमींदार को मालिक बना दिया गया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि 1793 में लागू किया गया। तीसरा नंबर पॉइंट है कि उसका दो गो सहयोगी जो था जॉन सोर और ग्रांट, वो दोनों इसका मेन उपज था। ठीक है, इस व्यवस्था में सरकार का हिस्सा 90%, मतलब कि 10/11, 10/11% हिस्सा होगा सरकार का, और 1/11% होगा हिस्सा जमीन का, मतलब कि जमींदार का। मतलब 90% हिस्सा होगा सरकार का और 10% हिस्सा होगा जमींदार का। तो जमींदार तो बैठे बैठे कमाएगा क्या? नहीं कमाएगा। जमींदार तो बैठे बैठे कमाएगा, उसको करना क्या? उसको बस किसान से टैक्स ही तो लेना है, और उसको करना क्या है? बस टैक्स लेना है उसको। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि 10/11 भाग लेगा सरकार और 1/11 भाग देगा जमींदार को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखिए यह पूरे 19%, पूरे भारत का 19% हिस्सा में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। ये सब हम बहुत पहले ही करा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए उतना डिटेल से नहीं जाएंगे, बहुत पहले इस सब के बारे में बात हो चुका है। और इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था, और उत्तरी कर्नाटक में। तो ये सब एरिया में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, टोटल 19% हिस्सा पर भारत का। यदि जमींदार कर नहीं दे पाता तो उन पर सूर्यास्त कानून लागू होता, जिसके तहत उसकी जमीन छीन ली जाती। सूर्यास्त कानून बहुत इंटरेस्टिंग है। सूर्यास्त कानून आपको थोड़ा हैरानी भी होगा सुनकर। सूर्यास्त कानून क्या था कि जमींदार को, देखिए जमींदार को तो दे दिया, जमींदार को जमीन दे दिया कि इतना इतना जमीन में जो है, एक जमींदार को दे दिया गया कि तुम जो है यहाँ से पैसा वसूल करना, जितना भी रैयत है, मतलब कि जितना किसान है, उस सबसे पैसा वसूल तुम करना और तुम फिर सरकार को पहुंचा देना। तो इस चक्कर में यदि मान लीजिए जमींदार इस चक्कर में जो है जितना कर वसूल करता है उतना पैसा नहीं अदा कर पाता, ये जितना भी रकम में परमानेंट सेटलमेंट, जितना भी रुपया में सेटलमेंट हुआ है, यदि मान लीजिए जमींदार इतना रुपया में नहीं दे पाता है सरकार को, तो सरकार क्या करता है? सूर्यास्त का कानून नियम लागू कर दिया, जिसमें कि सूर्य अस्त होते ही, फलना तारीख को सूर्य अस्त होते ही जमींदार का सारा संपत्ति, मतलब जमींदार का सारा जो है जितना भी जमींदार के अंडर जितना भूमि है, ठीक है, सबको नीलाम कर दिया जाएगा और दूसरा जमींदार के हाथों ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही था सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का नियम। ठीक है, ये था इसका प्रमुख विशेषता। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यदि इंडिया मान लिया जाए, आप थोड़ा अच्छा मैप बनाइएगा, ठीक है। हमसे मैप जो है ना, मैप क्यों नहीं बनता है पता नहीं, मैप मैप सीखना होगा अच्छा तरीका से हमको। देखिए जरा, इसको यदि इंडिया मान लिया जाए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, इंडिया तो खैर नहीं है, देखने में तो नहीं लग रहा है इंडिया। ये वाला जो एरिया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया, ये वाला एरिया में आप लोग का परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, टोटल 19% हिस्सा पे
बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसको क्या कीजिएगा, फिगर के माध्यम से बहुत अच्छा तरीका से आप डोनेट बोलते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फिगर बना है इसको भी आप बना लीजिएगा। ये फिगर बनाने का पर्पस है, आपको बताते हैं क्या पर्पस है। देखिए इस तरह का फिगर यदि बना दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ये वाला हो गया कंपनी, यहाँ पे हो गया जमींदार, और यहाँ पे हो गया किसान, ठीक है। और यहाँ से एरो मार के यहाँ दिखा दीजिए, और यहाँ से एरो मार के यहाँ दिखा दीजिए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि किसान पैसा देगा जमींदार को, और फिर जमींदार पैसा देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कंपनी को पैसा देगा। अपना कितना रखेगा, अपना 1/11 रखेगा, और बाकी 10/11 दे देगा कंपनी को। बात आ गया समझ में, विशेषता सब समझ में आ गया, सबको एक को विशेषता समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है विशेषता में कि अस्थाई बंदोबस्त की क्या क्या विशेषता है, एक बार समराइज कर दे क्या। देखिए अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता क्या क्या। इस समराइज करने में तो ना वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 40 मिनट तक रहना है, 40 मिनट तक ट्राई करेंगे सब कुछ कर देने का। देखिए सबसे पहला विशेषता तो ये है कि अब जो है जमींदार को मालिक बना दिया गया भूमि का। दूसरा ये है कि 1793 में लागू किया गया। तीसरा ये कि जॉन सोर और फिर जेम्स ग्रांट ये दोनों मिलके ये इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद 90% भूमि पर इसका आधिपत्य था। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है ये वाला भूमि का ये जो कर व्यवस्था था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद यदि जमींदार कर नहीं दे पाया तो उसको सूर्यास्त का नियम का पालन करना पड़ता था उसको। तो इतना तरह का विशेषता आप लोग को मिलेगा अस्थाई बंदोबस्त का देखने, अस्थाई बंदोबस्त का इतना इतना विशेषता आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त का गुण। हम लोग गुण भी देखेंगे और अस्थाई बंदोबस्त का दोष भी देखेंगे, ठीक है। उसका देखिए इसका गुण के लिए आरसी दत्त है, वो इंडियन आरसी दत्त, आप लोग नाम सुने होंगे आरसी दत्त का। तो ये और फिर मार्समैन, पश्चिम का मार्समैन और इंडिया का आरसी दत्त, ये दोनों मिलकर अस्थाई बंदोबस्त का खूब प्रशंसा किया, वाह वाह अस्थाई बंदोबस्त बहुत अच्छा चीज है, ब्रिटिश लोग पहले क्यों नहीं लेके आया। फिर आरसी दत्त बोलते हैं इस अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, आरसी दत्त बोलते हैं क्या कि ब्रिटिश लोग को पूरा का पूरा भारत पे अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देना चाहिए। आरसी दत्त बोलते हैं पूरा का पूरा भारत पे ही अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देना चाहिए, ठीक है। ये दोनों मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों के द्वारा इसका प्रशंसा किया गया। आरसी दत्त का कथन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रतिपादित अस्थाई भूमि व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा कभी किए गए कार्यों में सर्वाधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा सफल कार्य था। मतलब ये है कि आरसी दत्त इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। अब इसका गुण देखिए क्या क्या गुण है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, गुण अभी इत्मीनान से गुण सुनना है, ठीक है। गुण क्या क्या गुण रहा है। तो पहला गुण है जमींदार। इसको जो है ना आप ग्राफ की मदद से भी आप लोग दर्शा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ग्राफ की मदद से भी दर्शा सकते हैं। इसमें हम ग्राफ की मदद से आपको नहीं दर्शाएं, आप वो काम कर सकते हैं। गुण आप लोग हेडिंग ही पढ़ते जाइएगा ना, तो हेडिंग पढ़ के ही अंदर में क्या लिखा होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या, जमींदारों के लिए लाभदायक। ये जमींदारों के लिए लाभदायक होगा, ऑब्वियस सी बात है। जमींदार को बैठे बैठे 1/11वां हिस्सा उसको मिल रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको बस कर लेना पड़ रहा है, किसानों से कर जबरदस्ती कर लेना पड़ रहा है, बस वही करना पड़ रहा है। भूमि के इस अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जमींदारी वर्ग को हो रहा, उन्हें भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया। समय के साथ भूमि में अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे जमींदार समृद्धशाली हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जमींदारों के लिए कैसे लाभ हुआ समझ में आ गया। ये इसका पहला गुण था। दूसरा गुण है कि बार बार भूमि कर निश्चित करने का झंझट से मुक्ति। अब कंपनी को बार बार जो है भूमि कर जो है नहीं सेटल करना पड़ता था। अब जो परमानेंट हो चुका था कि इतना रुपया जमींदार को देना है, वो चाहे जैसे भी दो, हमको लेना देना नहीं है। ये चीज से जमींदार अपना बुझे कि उसको कैसे कर किसान से लेना है, बस जमींदार को पैसा दे देना। मतलब जमींदार बस पैसा दे देता था कंपनी को, जितना में बात हुआ था, ठीक है। इससे क्या हुआ, कंपनी का झंझट खत्म हो गया कि साल भर में फिर से भूमि का पैमाइश करवाओ, फिर से भूमि कहाँ उपजाऊ ज्यादा है, कहाँ क्या है नहीं है, वो सब चीज का झंझट खत्म हो गया अब। तो ये इसका दूसरा गुण हो गया, बहुत बड़ा गुण है ये वाला। क्योंकि कर को लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था कर को लेने के लिए। अकबर का टाइम पीरियड में आप देख ही रहे हैं, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड में आप देख ही चुके हैं। अकबर और शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में भूमि राजस्व व्यवस्था में कितना काम किया वो दोनों मिलके, पढ़ाए हुए हैं ना पहले ही, याद है कि सब हवा हो गया सबका, ठीक है। याद रखना है, जो जो पहले पढ़ रहे हैं उसको भी याद रखना है। तो गुण में ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, सरकार की आय का निश्चित होना। अब देखिए अब
सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट यही चीज से रहा कि अब जो है सरकार का जो आय जो है वो निश्चित हो चुका था। अब सरकार को ये नहीं था कि किसी साल जो है 800 रुपया हो रहा है, किसी साल 700 रुपया हो रहा है और किसी साल 1200 रुपया हो रहा है, नहीं, ऐसा सिस्टम खत्म। अब यदि 1200 एक साल में हो रहा है तो वो हर साल 1200 रुपया ही होगा, न उससे ज्यादा होगा न उससे कम होगा। जमींदार उसको 1200 ही रुपया देगा, ठीक है। हालांकि जमींदार जितना भी कमाए, मान लीजिए जमींदार 1500 भी यदि कमाता है तो 300 रुपया वो रख लेगा, 1200 ही जमीन कंपनी को देगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही तो सेटलमेंट हो चुका था, पहले से ही सेटल हो चुका रहता है कि इतना रुपया तुमको देना होगा। जमींदार जैसे भी वसूल करना है वो जमींदार का उत्तरदायी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। सरकार की आय का निश्चित होना, एक बार बस पढ़ लेना है जो जो हम बोल रहे हैं, इसको सुन लेना है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एक बार वहां से जाके पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 25 मिनट हो भी गया है, आप लोग बस 1 मिनट का रेस्ट लो। ले लिया 1 मिनट का रेस्ट? बड़ा छोटा रेस्ट था, छोटा रेस्ट था ना। चलिए कोई बात नहीं, बीच में 25 मिनट का बीच में क्या ब्रेक लेना है, ठीक है। जब 2-3 घंटा का क्लास रहेगा तब ब्रेक मारता है तो चलो ठीक है कि 25-30 में अति 2-3 घंटा का लेक्चर हो गया तो ब्रेक मार लिया बीच में। अब 25-30-40 मिनट का वीडियो में आप लोग ब्रेक लीजिएगा तो हो गया कहानी। तो गुण में ये तीनों चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या गुण है इसका भैया। और है प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि। अब इसको देखिए समझिए, प्रशासन की कार्य कुशलता, इसमें क्या था, पहले क्या था, पहले यार अभी के तुलना में करके आपको ये चीज को समझना होगा। पहले क्या था, पहले ठेकेदारी व्यवस्था था, इजारेदारी व्यवस्था पहले लागू था। तो पहले ये होता था कि कंपनी को बहुत ज्यादा समय लग जाता था पैसा वसूल करने में, ठेका में देना, बोली लगाना, फिर ठेका से राजस्व लेना, वो भी 1 साल के लिए, फिर 1 साल बाद फिर उसमें काम करना। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था कंपनी का, जिसके कारण कि वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देख पाता था अच्छा तौर से, अच्छा तरीका से प्रशासन को नहीं देख पाता था वो, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है परमानेंट सेटलमेंट आ गया। अब जो है सरकार को फिक्स हो गया कि इतना रुपया मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वो टेंशन खत्म, मुक्त हो गया। अब कंपनी के पास कोई टेंशन ही नहीं रहा कि हमको भूमि कर्ज भी लेना है, क्योंकि अब तो जमींदार ही उसको पहुंचा देता था। इसीलिए जो वो जो टाइम बच गया वो टाइम को वो प्रशासन में डालने लगा कि भूमि तो अब नहीं है, व्यवस्था हमको करना है, भूमि कर अब नहीं लेना है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रशासन में ध्यान देते हैं। तो ये भी एक गुण रहता है कि प्रशासन में अब जो है, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अब समय मिल जाता है उन लोग को। इसीलिए कार्नवालिस ने प्रशासनिक ढांचा भी बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट ये हो गया। पांचवा नंबर पॉइंट क्या आ गया कि उत्पादन तथा समृद्धि में वृद्धि। अस्थायी व्यवस्था के फलस्वरूप भूमि की दशा में सुधार होने लगे और अधिक अन्न का उत्पादन होने लगा। हालांकि ये वाला स्टार्टिंग में कम था, स्टार्टिंग में जमींदार को इसे भुगतना पड़ रहा था, अभी दोस्त बताएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगा था, ठीक है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा गुण था। छठा नंबर गुण है कि ब्रिटिश सरकार की स्थिरता प्राप्त होना। मतलब अस्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गया। जमींदार अब भूमि के स्वामी थे, इसी कारण सरकार अब प्रबल समर्थक हो गया। जमींदार जो है, जमींदार क्या हो गया, अब जमींदार सरकार का प्रबल समर्थक हो गया था, क्योंकि जमींदार को इतना ताकत दे दिया गया था कि वही अब कर वसूल करता था, और जितना कर वसूल करता था उससे ज्यादा अपने पास रख लेता था, वो रख लेता था ना। आप ऐसा कीजिएगा ना कि पहले का जो एक वीडियो जो बनाए हुए है ना, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यदि टाइम यदि आप लोग को मिले, यदि आप लोग को टाइम मिले, हालांकि टाइम तो ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जब दिन भर में जब खाना वाना जब खाते हैं ना तो वीडियो लगा करके बैठ जाइए, क्या दिक्कत है। एक दिन यूट्यूब में हंसी मजाक नहीं देखना है, एक दिन यही वाला लेक्चर सुन लेना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहां पर से आप जाके ये वाला वीडियो, उसमें थोड़ा ज्यादा उस अथी बताए हुए हैं, मालवाड़ी सब भी उसमें डिस्कस कर दिए हैं, इसीलिए एक बार उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि अस्थायी बंदोबस्त ही पूछेगा, पेपर 5 में आप देख ही चुके हैं कि क्या सीन है। इसीलिए हो सकता है कि पेपर 6 में भी वही सीन हो जाए कि जो पढ़ के गए वो पूछे ही ना, कुछ और पूछ दे। इसीलिए अपने आप को तैयार करके रखना है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि बाद में ये ना लगे कि अरे जा थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो वो वाला काम भी आप लोग को कर लेना है। ये वाला हो गया, ब्रिटिश सरकार की स्थिरता स्थिरता प्राप्त होने लगा था। 1857 का, अच्छा बताने भूल गया, 1857 का जब क्रांति हुआ तो आपको ये बात जान के हैरत होगा
कि जमींदार जो था ना, जमींदार वर्ग जो था वो ब्रिटिश के साथ था। जमींदार वर्ग ब्रिटिश के साथ था। क्यों साथ था ये बात आप समझ गए होंगे। अब उसको समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जमींदार को बहुत फायदा दिया था कंपनी वाला लोग, इसीलिए जमींदार लोग जो ब्रिटिश के ही पक्ष में था। इसीलिए 1857 का क्रांति विफल भी हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था अत्यंत सफल रहा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। ये कौन बोलते हैं? ये ईश्वर प्रसाद बोलते हैं, ईश्वरी प्रसाद। तो ये कुछ कुछ हम लोग का गुण रहा, ये कुछ कुछ गुण हुआ। उम्मीद करते हैं कि गुण आप लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ये ग्राफ खींच देते हैं, याद हो जाएगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लंबा होगा, जो देखने वाले स्टूडेंट है वो तो देखबे करेंगे, जिसको समझना है वो तो देखबे करेंगे। ठीक है, देखिए विशेषता अति गुण इसका क्या क्या रहा, एक बार समराइज कर लेते हैं, जिसके कारण जिससे कि आपको और थोड़ा सुविधा हो जाएगा। गुण में सबसे पहले ये हुआ परमानेंट सेटल में सबसे पहले गुण, सबसे पहला और लास्ट वाला पता नहीं, ठीक है, हम आपको बताते चलते, आप लोग बस सुनते रहिए। परमानेंट सेटलमेंट में सबसे पहला गुण ये हुआ कि जमींदारों को, मतलब कि अब जो है सरकार का नियत आय हो गया। नियत आय मतलब हो गया कि अब जो है सरकार को फिक्स पैसा मिलने लगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि अब जो है सरकार प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने लगा था, क्योंकि अब उसको कर का झंझट खत्म हो गया था। तीसरा हम लोग देखें, तीसरा हम लोग क्या देखें, तीसरा हम लोग देखें कि जो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया, उसके बाद जो जमींदार वर्ग तो जो था, जमींदार वर्ग अधिक शक्तिशाली होने लगा। उसके बाद हम लोग देखें कि जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के बाद अधिक भूमि का उपज होने लगा था, अधिक व्यवस्था होने लगा था। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रशासन में कार्यकुशलता, ब्रिटिश सरकार की स्थिरता प्राप्त होना, उसके बाद बार बार भूमि का नापने का झंझट खत्म हो गया, उसका जमींदार के लिए लाभदायक ये हो गया, सरकार की आय का निश्चित हो जाना, ये सब बात हो गया इसका गुण का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गुण सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होता है गुण में तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। अब हम लोग इसका दोष के ऊपर बात करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट का दोष क्या क्या था। तो मिल, कुछ कुछ नाम याद रखना है, मिल, थार्नटन और हाम्स। कुछ इतिहासकार रहते हैं जो कि इसका आलोचना भी करते हैं, ठीक है। ये नाम याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नाम याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ के द्वारा, कुछ कुछ इतिहासकार के द्वारा इसकी आलोचना भी किया जाता है। तो इसका दोष में क्या क्या है, दोष हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेन मेन दोष है। पहला है कि आरंभ में जमींदारों पर उल्टा प्रभाव पड़ा। अब इसको कहानी जानने से पहले वो ठेकेदारी व्यवस्था जो था ना, उसको आपको जानना होगा। स्टार्टिंग में कहानी हम क्यों ठेकेदारी व्यवस्था का इतना बोल रहे थे, क्योंकि आगे काम है इसीलिए तो बोल रहे थे। जिसका आगे काम पड़ता है ना, उसी के ऊपर डायलॉग हम थोड़ा ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो ठेकेदारी व्यवस्था जो था, ठेकेदारी व्यवस्था में हम क्या बताए थे कि जमींदार को तो पता ही था कि 1 साल बाद तो जमीन मेरा छीन ही जाएगा, तो वो भूमि को उपजाऊ करने के लिए ज्यादा दिमाग वो लगाता नहीं था। जिसके कारण कि जब परमानेंट सेटलमेंट जब आया तो ये पाया गया कि भूमि जो है अधिक से अधिक बंजर हो चुका है। परमानेंट सेटलमेंट जब लागू हुआ तो ये देखा गया कि भूमि जो है, भूमि अब उपजाऊ के लायक ही नहीं रहा। जिसके कारण कि आरंभ में जमींदारों पे ये उल्टा प्रभाव पड़ा। मतलब कि जितना जमींदार लोग जितना बोला था कर अदा करेगा, उतना कर वो लोग जुटा ही नहीं पा रहा था। जिसके कारण कि किसानों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था इसके कारण। उसका देखिए, कृषकों के हित की उपेक्षा। अब जमींदार को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए तो वो किससे पैसा लेगा? किसान से पैसा लेगा वो। इस अस्थायी बंदोबस्त में कृषकों के अधिकार तथा हितों का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया तथा उन्हें पूर्ण रूप से जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसान से अधिकाधिक धन बटोरना प्रारंभ कर दिए। पिछला वीडियो पिछला वीडियो जो भी देखे होंगे उसमें हम ये बताए थे कि जमींदार के नीचे जमींदार, मतलब कि क्या हुआ कि कार्नवालिस ने एक जमींदार खड़ा किया, उसको बोला, ये बोला कि तुम जो ऐसा करना कि तुम पूरा का पूरा भागलपुर का जो है, भागलपुर एरिया का पूरा जमींदारी तुम्हारा हाथ में, तुम पूरा का पूरा भागलपुर एरिया का वो कर लेना, कर ले लेना और फिर हमको दे देना। और ये जमींदार इतना शातिर था कि इसने अपना नीचे एक और जमींदार को रख लिया। ये इसके नीचे एक और जमींदार, और ये जमींदार को भी क्या बोल दिया, ये जमींदार को बोला कि तुम जो भागलपुर का जितना भू राजस्व व्यवस्था होगा, जितना भू राजस्व इकट्ठा होगा, उसको तुम मेरे पास दे देना, उसके बाद हम फिर उसको देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि जमींदार के नीचे एक और जमींदार।
तो ऐसा करते करते वर्धमान जो कि बंगाल का एरिया है वहां पे पाया गया कि 200 जमींदार उत्पन्न हो गया। बैठाया था एक जमींदार को और हो गया 200 जमींदार। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कृषक का क्या हाल होता होगा, कृषक का क्या हाल होता होगा। क्योंकि मान लीजिए कि 100 रुपया, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कि 100 रुपया जो है, 100 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, ठीक है। तो बदले में जो नीचे जमींदार कानावली जो पहला जमींदार होगा वो 120 रुपया वसूल करेगा, जाहिर सी बात है। तब नहीं इसको 100 रुपया देगा और 20 रुपया अपने रखेगा। और ये क्या किया, ये अपना नीचे एक और जमींदार को रख दिया। अब वो क्या करेगा, वो 140 रुपया वसूल करेगा, जाहिर सी बात है, ताकि ये भी 20 रुपया रख ले और उसके बाद ही 120 रुपया ऊपर दे। और फिर ये क्या करेगा, फिर ये भी एक जमींदार को रख लेता है, वो क्या करेगा, 160 रुपया वसूल करेगा ताकि 20 रुपया ये रखे। चैन समझ में आ गया ना कि किस तरह चैन बना हुआ था। अब लास्ट में सोचिए कृषक है, कृषक पे कितना भार होगा, कृषक पे कितना भार होगा। और ऊपर से कृषक और फिर ये कंपनी के बारे में सोचिए, कंपनी को तो पता ही नहीं है कि कृषक से कितना पैसा लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, उसको तो कुछ अता पता बेचारा को नहीं है। और मेनली कृषक से कितना पैसा लिया जा रहा है ये तो खाली कृषक ही जान पाएगा। तो कृषक का बहुत दयनीय स्थिति हो गया था, कृषक के हितों की उपेक्षा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, जो कि इसका दोष है। ठीक है, एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ने के बाद और भी क्लियरिटी आ जाएगा आप लोग का मन में। और यदि पीडीएफ पढ़ने के बाद भी कहीं कोई दिक्कत होता है तो उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, राज्य की भावी हितों का अवहेलना। इसमें क्या था, इसमें यह कि अस्थायी व्यवस्था को द्वारा राज्य के भावी हितों की उपेक्षा की गई। समय के साथ किसानों से अधिक कर लिया गया, परंतु राज्य के भाग निश्चित था, इस कारण बढ़ी हुई आय में सरकार का एक पैसा भी नहीं मिल सका। अभी जस्ट ये वाला चीज हम बताइए किए कि सरकार के पास मात्र 100 रुपया पहुंच रहा है। अब उसको क्या पता कि कृषक से वो 200 रुपया वसूल किया जा रहा है, जमींदार लोग 200 रुपया वसूल कर रहा है। तो इससे वो लोग चीज को बहुत नुकसान हुआ। तो ये बहुत बड़ा दोष रहता है परमानेंट सेटलमेंट का, कि किसान लोग को जो है बिल्कुल भी देखा नहीं गया। उसका चौथा नंबर पॉइंट है, खेती करने वालों पर करों का भारी बोझ। ये भी उसी से रिलेटेड है, समय के साथ साथ कंपनी का व्यय बढ़ता गया। कंपनी का व्यय धीरे धीरे करके क्या हुआ, बढ़ता चला गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल वो यहाँ से ले जाने लगे थे। क्योंकि औद्योगिक विकास हो चुका था इंग्लैंड में और उसको कच्चा माल का बहुत ज्यादा जरूरत था। तो कच्चा माल कहाँ से लेगा, कच्चा माल हिंदुस्तान से लेगा। और हिंदुस्तान से कच्चा माल लेने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा का जरूरत है। अब पैसा कहाँ से लेगा, पैसा भू राजस्व से वसूली करेगा। भू राजस्व कौन देगा, भू राजस्व बेचारा किसान देगा। तो किसान धन नहीं दिया, मतलब कि उन्हें अधिक धन नहीं दिया गया, जमींदार लोग उसको अधिक धन नहीं देता था कंपनी को। इस कारण जमींदार से होने वाले घाटे को सरकार अन्य व्यक्तियों पर भारी कर लगाकर पूरा करती थी। मतलब जमींदार से ज्यादा कर जब नहीं मिलने लगा तो वो दूसरा जगह पे लगान कर जो है करना पड़ा उन लोग को। जिसमें कि आप लोग देखते हैं कि वेलेजली जो वो लागू किया था, क्या लागू किया था, सहायक संधि। सहायक संधि, सहायक संधि भी तो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिश को बहुत फायदा पहुंचाया सहायक संधि से, क्योंकि सेना रखने में भी अब जो है पैसा नहीं लगता था ब्रिटिश का। सहायक संधि क्या है इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सहायक संधि। सहायक संधि के दम पर ही जो है हिंदुस्तान को बंदी बना लिया गया, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष देखिए क्या रहा निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से निष्कर्ष बहुत अच्छा आप लोग का होना चाहिए। निष्कर्ष पूरा का पूरा आंसर आप कितना ही अच्छा क्यों ना लिखे हो, यदि निष्कर्ष आप लोग का सही नहीं है तो आंसर सही नहीं है। भूमिका और निष्कर्ष दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उपरोक्त और जरूरत पड़े तो मैप, मैप या ग्राफ या फिगर, कुछ भी बीच में ग्राफ फिगर ये सब होना चाहिए। स्टार्टिंग में भूमिका होना चाहिए और एंडिंग में निष्कर्ष होना चाहिए। हालांकि सब आंसर इस तरह का नहीं होता, बहुत आंसर में ग्राफ पर आप नहीं बनता, लेकिन ये ग्रेजुएशन में आप लोग को लिखने वाले हैं, ये आंसर ग्रेजुएशन में लिखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग को 7-8 पेज में लिखना होगा। यही यदि पता है, यही क्वेश्चन यदि ऑप्शनल में यदि क्वेश्चन आता ना तो इतना नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ विशेषता लिख दिए, 2-4 गुण लिख दिए, 2-4 दोष लिख दिए, उसके बाद बस कहानी खत्म। लेकिन ये चूंकि आपको ग्रेजुएशन का एग्जाम है, इसमें लगभग 7-8 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 7 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 7 पेज लिखने के लिए तो थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा बातें को भी ऐड करना पड़ेगा, आप समझ ही सकते हैं। उतना तो आप समझ ही रहे हैं कि कहाँ पे क्या ऐड करना है नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था गुण तथा दोषों का एक अजीब सा मिश्रण था। हम लोग गुण और दोष दोनों को देख लिए, तो ये दोनों का एक अजीब सा मिश्रण था। इसमें जमींदारों का ही कल्याण हुआ, परंतु राज्य और कृषकों के हित का अवहेलना हुआ। कैसे हुआ ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। इस समय पर्यटन कर, ये एक व्यक्ति है, पर्यटन कर का अस्थायी बंदोबस्त का मूल्यांकन कितना उचित है। लास्ट में क्या है कि एगो का कथन हम यहाँ पे ऐड कर दिया। उधर हम लोग किसका ऐड किए थे, उस पर हम लोग पीछे हम लोग किए ईश्वरी प्रसाद का ऐड किए हैं, और किसका किए आरसी दत्त का ऐड किए हैं। तो बीच बीच में यदि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो बीच बीच में कोई कोई जो फेमस फेमस विद्वान सब है, इतिहासकार सब है, तो वो लोग का कुछ कुछ कोटेशन आप लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिसके कारण कि और थोड़ा प्रभावशाली आंसर हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि अस्थायी व्यवस्था में तीन संबंधित पार्टियां अर्थात जमींदार था, जनसाधारण तथा राज्य से जमींदारों के हितों की आंशिक रक्षा हुई। कृषक की रक्षा स्थगित कर दी गई तथा राज्य के हितों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। आप समझ ही सकते हैं कि कृषक का क्या भूमिका रहा है, कृषक का के साथ क्या क्या कांड किया गया, या आप निष्कर्ष पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाला समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज कर दे क्या कि क्या क्या हम लोग पढ़े नहीं पढ़े, एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, फटाक से, 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखें भूमिका। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, भूमिका। भूमिका में हम लोग क्या देखें कि जब जब सरकार को जरूरत पड़ा भूमि व्यवस्था में सुधार करने का, मतलब कि भू राजस्व में जब जब कर व्यवस्था का बात आया, तब तब उसने सुधार किया। सुधार के तौर पे अस्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था, और फिर बात करें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्था लागू किया गया। तो ये आपका भूमिका हो गया। उसका लिखना है कि कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसको कि बहुत सारा गुण था, बहुत सारा दोष था, बहुत सारा विशेषता था। तो ये सब हम लोग देखें भूमिका में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या जरूरत पड़ गया, हम लोग वो देखें। उसमें क्या देखें, उसमें ये देखें कि ठेकेदारी व्यवस्था में क्या क्या दोष उत्पन्न हो रहा था, वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या दोष उत्पन्न हो रहा था उसके द्वारा, तो वो सब हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें बंगाल में जो है ये व्यवस्था जो लागू किया गया, उसके उसके बारे में हम लोग थोड़ा मोड़ा देखें कि कार्नवालिस को ये काम सौंपा गया। कार्नवालिस ने क्या किया, जॉन सोर को दे दिया, उसने 3 साल जो है भूमि को देखा। उसके बाद स्टार्टिंग में 10 साल के लिए किया, फिर बाद में परमानेंट कर दिया गया। तो तीसरा नंबर हम लोग का आंसर का तीसरा फेज हम लोग का ये रहता। चौथा फेज हम लोग आंसर का क्या रहता है, हम लोग का चौथा फेज विशेषता में हम लोग बात करते हैं। विशेषता में क्या क्या बात की है, विशेषता में यही सब बात की है कि जमींदार को अब जो है भूमि का मालिक बना दिया गया। 19% हिस्सा पे पूरा ये वाला व्यवस्था लागू था, बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू था। फिर 11/10/11 भाग कंपनी लेता था, 1/11 भाग लेता था, जमींदार लेता था। तो 7-8 विशेषता हम लोग इसके बारे में बात किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग उसका गुण के बारे में बात किए कि इसका गुण क्या क्या था, स्थायी बंदोबस्त का गुण क्या क्या था। तो गुण में भी हम लोग बहुत कुछ बात किए कि अब जो है उसको समय समय पर भूमि भूमि से जो है मतलब कि इससे छुटकारा मिल गया, भू राजस्व से उसको छुटकारा मिल गया, अब परमानेंट सब कुछ हो गया, छुटकारा मिल गया, तो वो प्रशासन में अच्छा योगदान दे सकता था। उसके बाद हम लोग देखे कि जमींदार को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे। उसके बाद हम लोग देखे कि उपज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो ये सब कुछ कुछ गुण हम लोग देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा मोड़ा दोष भी देख लिए कि दोष भैया क्या क्या था। दोष में यही था कि स्टार्टिंग में जमींदार को प्रॉब्लम हुआ, उपज में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद हम लोग कृषक के ऊपर देखे कि कृषक बेचारा लोग किस तरह जी रहा था, कितना उन लोग के ऊपर कितना जो है भारी कर बोझ दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग ये सब भी देखे दोष के ऊपर। उसके बाद अंतिम में एक प्यारा सा निष्कर्ष हम लोग देखें कि अस्थायी बंदोबस्त ऐसा था कि इसमें जो है अच्छा बात भी था और खराब बात भी था, मतलब गुण और दोष का एक गजब का मिश्रण था ये। ठीक है, तो इस तरह करते करते हम लोग अपना आंसर को समाप्त कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, आई नो, लेकिन आप लोग को समझने के लिए इतना लंबा हमको लगता है कि चलेगा। 44 मिनट हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? 40 मिनट बोल के 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बोर तो नहीं हुए ना इसके लिए? 4 मिनट देखो यार, 4 मिनट तो एक्स्ट्रा होगा ही। अब परफेक्ट 40 मिनट में तो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इतना आप लोग एडजस्ट कर लेना। और बाद बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का लेक्चर, अस्थायी बंदोबस्त का आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो बस आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक मार देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।